हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपने रिवीजन प्लान में लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थ्योरी ऑफ इक्वेशन डिस्कस कर लिया है। जैसा कि हमने प्लान में अपने डिस्कस किया था कि इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो प्रोग्रेशन है। तो अब आज की क्लास में हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इस टॉपिक का भी जो सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर दूँ। तो प्रोग्रेशन में आपका जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में पढ़ना है। एपी में हम लोग अर्थमेटिक मीन भी पढ़ लेंगे क्योंकि ये भी उसी का एक पार्ट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। एपी आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है। और आप लोगों ने थोड़ा एपी का जब टर्म्स आपके जो सीक्वेंस में रहते हैं, अगर कांस्टेंट डिफरेंस को फॉलो करें तो उसको कहते हैं एपी। उससे रिलेटेड अर्थमेटिक मीन, ये सारी चीज़ें आज हम आपको रिकॉल करा देंगे, रिवाइज करा देंगे प्रॉपरली। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका ज्योमेट्रिक मीन इम्पॉर्टेंट होता है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसमें एचएम इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक टॉपिक का सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई मेन में हर साल इसके कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो आ जाते हैं क्वेश्चन। तो और ये इजी टॉपिक है, अलजेब्रा का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक ये होता है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। फिर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो जेईई मेन फेवरेट है, जो जेईई मेन बार बार पूछता है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो इसमें एक टर्म होता है इनफाइनाइट जीपी का, जिसके सम का फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर सिग्मा नोटेशन और मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज़ कैसे सम निकालने में किया जाता है, एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और फिर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब एपी है। एपी में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, देखिए जब भी इसके क्वेश्चंस आते हैं प्रोग्रेशन से रिलेटेड तो आप बस टॉपिक को कनेक्ट कर लीजिए कि ये कौन से सब टॉपिक्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो ऑलमोस्ट 90% चीज़ें आपको वहीं पे क्लिक कर जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर। और वहाँ से एक एक 1 बाय 1 कंसेप्ट को रिकॉल करते हुए, प्रॉपरली रिवाइज करते हुए एक एक इलस्ट्रेशन करेंगे। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो मैं इसी लेक्चर के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके लिए हमने अपने चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स जो भी हैं या कोई भी प्रॉब्लम अटैम्प्ट या डिस्कशन 100% कैसे उसको समझना है, एनालाइज करना प्रॉब्लम को, और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो चीज़ें हम अलग रखे हैं, ताकि ये जो बिगनर्स हैं जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं उनको बस नाम भी सुने होंगे कि ये टॉपिक है कोर्स में, उनके लिए भी ये आसानी से ये पढ़ सकें। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या सिंपली आप एपी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है इसके बारे में लिखिए एपी। तो आप लिखिए इसके बारे में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस, सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या है, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन सच ए वे दैट वी कैन फाइंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। मतलब आपको नंबर्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज किए जाएं जिससे आप ये पहचान सको कि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर कौन सा है और nth नंबर कौन सा है। उसको कहते हैं सीक्वेंस। A1, A2, A3, A4 ये सीक्वेंस एक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे भी पहले आपका एक आता है सीक्वेंस। क्या है, तो सीक्वेंस है किसी भी सीक्वेंस को लिखने का जो तरीका होता है वो ये है A1, A2, A3, A4 अप टू AN। मान लीजिए इस सीक्वेंस में आपके n टर्म्स हैं तो उनको A1 से लेकर AN तक लिखा जाएगा। जहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो पोजीशन ऑफ टर्म्स बताता है, जैसे A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म और AN मतलब nth टर्म। तो इसी को कहते हैं सीक्वेंस। अब एक टर्म होता है आपका सीरीज़। सीरीज़ मतलब कि ये जो सीक्वेंस के नंबर टर्म्स हैं इन्हीं का सम रिप्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं सीरीज़। और एक होता है सम ऑफ सीरीज़। सम ऑफ सीरीज़ का मतलब कि आप सीरीज़, ध्यान रखिएगा कि एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग अगर सीरीज़ लिखना चाहते हैं तो आप बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, इसको टोटल नहीं करना है। जैसे 2 + 3 है तो 2 + 3 लिखेंगे और छोड़ देंगे उसको।
8 नहीं करेंगे। 2 + 3 = जैसे 5 आता है तो वो नहीं लिखना है। जैसे 1 + 2 + 3 आए तो 1 + 2 + 3 का सम होता है 6। लेकिन सीरीज जब कहा जाएगा तो आपको उसको सम के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। जब सम ऑफ सीरीज़ का है तो आप इस तरह से टोटल कर दीजिए इसको एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूं। जैसे कि आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस दिया है ना, और सीक्वेंस के नंबर हैं 1 2 3 और 4। अगर आपसे कहा जाए कि सीरीज़ बताओ तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दोगे, सीरीज़ करस्पॉन्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस 1 + 2 + 3 + 4। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि सम ऑफ सीरीज़ क्या है, ध्यान रखना, सम ऑफ सीरीज़ में आपको टोटल सम करना होता है। तो सम ऑफ सीरीज़ का मतलब कि अब आपको क्या करना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 करना होगा और इसका सम आता है, कितना आता है, 10। तो ये आंसर होगा सम ऑफ सीरीज़ का। लेकिन अगर कोई सीरीज़ कहें तो बस आपको इतना ही लिखना है। अब देखिए, सीरीज़ मतलब एक सम रिप्रेजेंटेशन है और आपको पता है कि इसी सीरीज़ को हम लोग ऐसे सिग्मा नोटेशन में लिख देते हैं, समेशन ऑफ AI वेयर I वेरी फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज़। फिर सम ऑफ सीरीज़। अब देखिए, जो सीक्वेंस के नंबर्स हैं, ऐसा हो सकता है कि ये कोई पैटर्न फॉलो करें, मतलब इनमें कोई रिलेशन हो जिससे हम अगला नंबर गेस कर सकते हैं या उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो। तो जब भी सीक्वेंस के नंबर आपके पैटर्न फॉलो करते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स आर नोन एज प्रोग्रेशंस। जैसे अगर मान लीजिए कोई सर्टेन नंबर ऐड करते हुए आपके सभी टर्म्स मिल रहे हैं तो उसी तरह के जो प्रोग्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं AP। अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे पहले में मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट नंबर K से तो सेकंड मिल गया, फिर दूसरे में मल्टीप्लाई किया K से तो तीसरा मिल गया, तो उस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर सीक्वेंस का रेसिप्रोकल कर दें, मतलब 1/, अगर हम लिख देते हैं और उस 1/, करने के बाद अगर आपका जो नया टर्म है वो अगर AP आ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज़ क्या है, ये अभी तक हमने बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे AP के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप लिखो हेडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है उसको देखते हैं। AP तो A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP if A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। और ये सभी नंबर्स जो हैं AN माइनस A ऑफ n - 1। AN ध्यान रखना आपका nth टर्म होता है और A ऑफ n - 1 क्या कहेंगे, n - 1th टर्म। और ये सभी नंबर एक कांस्टेंट के इक्वल हैं और उस कांस्टेंट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, D, where D is common difference, where D is common difference, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब इस तरह से आप कह सकते हो कि लेट अगर A1 को अगर हमने A मान लिया तो जो A2 है उसकी वैल्यू A + D, A3 की जो वैल्यू है वो A + 2D, ठीक है। और जो इस तरह से अगर निकालेंगे AN, एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे A2 लिख रहे हैं तो D ऐड किए हैं, A3 में 2D, मतलब यहाँ जो सबस्क्रिप्ट है उससे एक कम नंबर का टाइम्स यहाँ पे D ऐड किया जा रहा है। तो AN क्या होगा, तो A + n - 1 × D, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी AN को हम लोग कहते हैं nth टर्म और जनरल टर्म। तो पहला आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि यहाँ पे nth टर्म और जनरल टर्म जो होता है वो है आपका A ऑफ n विच इज़ A + n - 1 × D। और जहाँ पे A क्या है, तो A आपका फर्स्ट टर्म है और स्मॉल d होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये ज़रूर लिख लीजिए, वेयर A इज़ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड
डी इज़ एंड स्मॉल डी इज़ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये आपके दो कंजुगेटिव नंबर का डिफरेंस है और इसकी वैल्यू चूँकि सब में सेम है इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक एपी की डिफिनीशन क्या है। अगर जो नंबर्स हैं अगर ये कांस्टेंट इनके बीच में डिफरेंस आता है, जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट किए, थर्ड माइनस सेकंड किए, फोर्थ माइनस थर्ड किए, nth माइनस 1 किए, और ये अगर कांस्टेंट नंबर डी आता है तो इसी को कहा जाता है एपी। और अगर फर्स्ट टर्म को a1 की जगह अगर हमने a लिख दिया तो आपको nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है। तो ये रहा AP से रिलेटेड। अब nth टर्म का फॉर्मूला, अब हमें क्या करना है कि ये जो AP के n टर्म्स हैं इनका सम निकालना होता है। तो उसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है, हमने आपको ये बताया था अभी कि सम निकालने के लिए हमने आपको ये बोला कि सम निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा, सीरीज़। तो आप अगली हेडिंग लिखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP ऑफ एन AP, किसी भी AP के n टर्म्स का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले s लिखते हैं। सम निकालने के लिए हमें सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना होगा। सीरीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पहला टर्म आपका a था, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, ठीक है। और इस तरह से आप n टर्म निकालोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो हम लोग d का एडिशन कर रहे हैं, उसी तरह से आप कह सकते हो कि राइट से अगर लेफ़्ट आएंगे तो डी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि इधर से लेफ़्ट टू राइट डी का एडिशन, राइट टू लेफ़्ट डी का सब्ट्रैक्शन। तो जब दोनों तरफ से ऐड करोगे तो डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी का यहाँ पे एडवांटेज लिया जाता है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जैसे ये डी हम ऐड करते जा रहे हैं और इधर से आएंगे तो डी सब्ट्रैक्ट करते हुए आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। रिवर्स ऑर्डर में इसी को लिख दिया जाता है क्योंकि हमने जैसे बताया कि लेफ़्ट टू राइट डी ऐड किए, राइट टू लेफ़्ट डी सब्ट्रैक्ट किए। तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख के ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के सम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से आप डी को ऐड करते हुए जा रहे हो, दूसरी तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हुए जा रहे हो। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 टाइम्स डी, और जो लास्ट टर्म है वो आपका उधर का जो फर्स्ट टर्म है ये बन जाएगा। अब इनको आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो वी गेट s प्लस एस 2s, और ये आपके नंबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही मैं आपसे कह रहा था कि इधर आपने d ऐड किया और इधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो इफेक्टिवली वो कैंसिल आउट हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इस तरह से आप टर्म्स लिखते जाओ और लास्ट टर्म भी बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इस तरह के कितने टर्म हैं, तो n टर्म हैं। तो दिस इज़ इक्वल टू 2s, दिस इज़ n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी, s, या जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो s सबस्क्रिप्ट n, मतलब सम ऑफ n टर्म्स विच इज़ n बाई 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखा जा सकता है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको जैसे कि हमने अभी बताया है कि ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये n टर्म होता था, तो इसी को लिखने का एक ये भी तरीका होता है कि आप a1 प्लस an करिए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जितने आपको नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए वो यहाँ रहेगा। वो जो आपका स्लॉट है या जो भी सीक्वेंस है उसमें जो पहला टर्म है, एक इंट वाला टर्म इधर और राइट साइड वाला दूसरे इंट का टर्म दूसरी तरफ लिखेंगे। तो ये रहा आपका सम का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें इसकी एनालिसिस क्या है। इसको एनालिसिस करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो n में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है और n टर्म के फॉर्मूला में लीनियर एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसको एक बार ऐड करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व हुआ कि एक तरफ से डी का एडिशन और दूसरी तरफ से डी का सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो इफ़ेक्टिवली जब दो टर्म को ऐड करते हैं
फर्स्ट और लास्ट को और सेकंड लास्ट को, तो वो जो डी का इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। आप कह सकते हो कि इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट टर्म या सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं एक एक करके आपको रिकॉल करा दूंगा सब कुछ। तो अभी तक हम लोगों ने सम का फॉर्मूला पढ़ लिया एपी का, ठीक है ना। तो इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सम का पहले और एन टर्म का एक बार फॉर्मूला लिख लेना है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, तो एस एन लिखा n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। इसको अगर ओपन कर दोगे तो ये आएगा an प्लस n-1 या n² माइनस n टाइम्स d/2। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस d/2 टाइम्स n प्लस d/2 टाइम्स n²। मतलब ये एक प्रकार से pn² प्लस qn टाइप का है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। और इम्पॉर्टेंट ये है विथ कांस्टेंट टर्म 0, विथ कांस्टेंट टर्म 0। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जैसे कोई भी कहता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c को बोलते हैं। पूरा तीनों टर्म आते हैं, x² का कोफिशिएंट तो नेसेसरी है कि आएगा, x का भी कोफिशिएंट आता है और कांस्टेंट टर्म भी आता है, उसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, n² का टर्म है, n है, कांस्टेंट टर्म तो दिखा नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 0 होना चाहिए, तभी हम एपी कहेंगे। अदरवाइज़ एपी नहीं बोलते, फिर वो एपी फॉर्म नहीं करता है, उसमें जो पहला टर्म है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने an का फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं d टाइम्स n प्लस a माइनस डी, मतलब ये एक प्रकार से pn प्लस q टाइप का है ना, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन इन n। देखो इसका एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए कोई हम लोगों को अननोन सीक्वेंस दिया जाता है और उसका जनरल टर्म लीनियर फॉर्म में दिया है n के, लीनियर फंक्शन ऑफ n, तो हम उस सीक्वेंस को हम तुरंत एपी कह देंगे। अगर सम का जो एक्सप्रेशन है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n है विद कांस्टेंट टर्म 0, तो उसको हम लोग कहेंगे एपी, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से हम लोग एपी को एडिशनली कंफर्म कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पॉइंट। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़ क्या क्या आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, उसमें जाने से पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो इफ़ pth इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन एक कर लिया जाए, उसके बाद थ्योरी, फिर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका इफ़ pth कॉमा qth कॉमा rth टर्म ऑफ एन AP आर रिस्पेक्टिवली A, B and C, then prove that, है ना। ये आपके ऑप्शंस में आ सकता है Q माइनस R प्लस B टाइम्स R माइनस P प्लस C टाइम्स P माइनस Q इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो करने का तरीका है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता करना होगा कि A अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म मानते हैं और D कॉमन डिफरेंस, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आपको PA टर्म, QA टर्म, RA टर्म की वैल्यू दी हुई है। एक चीज़ ध्यान रखो, ऑलरेडी A प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आप उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो आगे चल के। तो ये हम मान लेते हैं कि लेट A बी फर्स्ट टर्म, है ना, एंड कैपिटल D बी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे अब लिखेंगे
हैंस ये पीयर टर्म आपको दिया हुआ है ए, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस पी माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू ए, है ना, स्मॉल ए, इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलर लॉजिक से आप ध्यान से देखो क्यूअर टर्म क्या दिया हुआ है बी, तो ए क्यू इक्वल टू बी, तो दिस इम्प्लाइज क्यूअर टर्म बी होने का मतलब कि जो अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला है जिसमें एन आया था उसकी जगह क्यू रख देंगे तो वो टर्म बी के इक्वल आ जाएगा, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू बी, है ना। और तीसरा है सिमिलरली आर ए टर्म आपको सी दिया है, तो ए प्लस आर माइनस 1 टाइम्स डी, है ना, कैपिटल डी इक्वल टू सी। अब आपको क्या करना है कि ये जो ए बी सी आए हैं आप सिंपली LHS इक्वेशन जो है जो प्रूव करना है उसमें आप रख दीजिए ए टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू, है ना। तो ए बी सी की अगर वैल्यू रखें तो ये है ए प्लस पी माइनस 1 टाइम्स कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस ए प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी प्लस ए प्लस ये हो जाएगा आर माइनस 1 टाइम्स कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू। तो आप यहाँ रियलाइज़ करोगे कि ये सारे टर्म्स आपके जीरो आ जाएंगे। तो इसमें मेनली कंसेप्ट ये है कि ये आपका जो टर्म है ओवरऑल क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। ये कैसे होगा, तो आप ए को कॉमन ले लेना, तो ए को कॉमन लोगे तो ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर, ए मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी और ए मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू। ए कॉमन लेने के बाद ये सब सारे सम आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर ये जो डी है आप इसको जब कॉमन लोगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसी तरह से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये सारे टर्म्स का जो समेसन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन बनता है जो n टर्म से रिलेटेड है या सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड है। दूसरा इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं सम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो हमने n टर्म वाला क्वेश्चन आपको बता दिया। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, AP का फर्स्ट टर्म मानना है, AP का कॉमन डिफरेंस मानना है, आपको Pth Qth R टर्म ABC लिखा हुआ है, तो आप जनरल फार्मूला जो आपने लिखा है अभी a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, आप उसके बेसिस पे आप क्या करिए ABC की वैल्यू लिख लीजिए। ABC मतलब Pth टर्म, Qth टर्म, R टर्म, और जो आपका एक्सप्रेशन है उसका LHS साइड में जो वैल्यू है ABC की उसमें पुट करनी है। आपको रियलाइज़ होगा कि सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला तो n टर्म से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका एक सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको लिखिए, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो सम से रिलेटेड है आपका, द सम ऑफ n टर्म्स, the sum of n terms of 2 APs are in ratio 7n plus 1 to 4n plus 27, है ना। ये आपके सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 2 APs का सम का रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म्स, देयर 11 टर्म्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो किस तरह से है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन हमारा काम है कि एक बार उन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में रिवाइज़ कर लेना। तो देखो 2 AP के सम का रेशियो पता है, मतलब पहले AP के लिए A1 D1 अगर मान ले तो ये डायरेक्टली लिखा जाए 2A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D1 होल डिवाइडेड बाई n बाई 2 2A2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D2, जहाँ पे A1 क्या है तो फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस पहला टर्म है, D1 क्या है तो पहले AP का कॉमन डिफरेंस है, A2 सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है और D2 सेकेंड AP का कॉमन डिफरेंस है। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है तो 7n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई
4n प्लस 27। तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये जो n/2 का फैक्टर है ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 2a1 प्लस n-1 टाइम्स d1 होल डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n-1 टाइम्स d2, दिस इज इक्वल टू 7n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है, 1। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमारे लिए n का एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया है। n का एक्सप्रेशन का मतलब कि ये n का आप कह सकते हो कि एक फॉर्मेट सेट है। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें n की वैल्यू 1 रखना होगा। अगर हम यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे तो लेफ्ट राइट साइड में भी n की वैल्यू 2 रखनी होगी। तो ये आप किसी भी करस्पॉन्डिंग n के करस्पॉन्डिंग आप एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट कर लिए हो। अब ये देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अपना AP है उसके जो दोनों 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स का मतलब a प्लस 10 टाइम्स d वाले लॉजिक से क्या होगा, पहले AP का 11 टर्म आएगा a1 प्लस 10 टाइम्स d1 और दूसरे AP का आएगा a2 प्लस 10 टाइम्स d2। तो देखो ये क्या किया जा रहा है, रिक्वायर्ड रेशियो, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि a11 अपॉन a11, यहाँ डैश लिख देते हैं सेकेंड AP के लिए एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, a1 प्लस 10 टाइम्स d1 है ना, ये 11 टर्म्स का सम। तो पहले AP का 11 टर्म्स अपॉन दूसरे AP का 11 टर्म 10 टाइम्स यहाँ d2 है ना, ये a2 है आपका। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मूला तैयार है वो यहाँ पे 2a1 है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दूसरा ये n-1 फॉर्मेट में लिखा है, तो 2a1 प्लस ये जो 20 है उसको हम लोग 21 - 1 टाइम्स d1 लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस 21 - 1 टाइम्स d2। अब जैसे हमने बताया कि n के लिए आपका ये सेटअप तैयार है, तो आप क्या करिए, करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू है आपका 21। तो इसमें 21 पुट कर देंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 21 प्लस 27। और ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है ना। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ तक हमने लिखा था। अब हमने ये कहा कि आप क्या करो, नुमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2a1, दिस इज़ 20 टाइम्स d1। तो 20 को हम लोग 21 - 1 तो लिख ही सकते हैं। उसी तरह से 2a2 और ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो 21 - 1 टाइम्स d2। अब हमने ये कहा कि n के करस्पॉन्डिंग ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट जो इक्वेशन है उससे आया है। तो अब आपको क्या पता चल रहा है, अगर इन दोनों को आप रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो है उसमें n इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू अगर हम 21 पुट कर दें तो वो आ जाएगा। तो आप 21 पुट कर दिए। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये होता है 147 प्लस 1, तो ये आएगा 148 है ना, होल डिवाइडेड बाई ये होता है 48, 21 मल्टीप्लाइड बाई 4, 21 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपका आता है 84। और 84 में अगर हम 27 ऐड करते हैं तो 84 प्लस 7 होता है 91, तो ये हो जाएगा 111, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये जो है ये आपका 37 का मल्टीपल है और ये भी 37 का मल्टीपल है, 37 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये क्या है 37 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये ओवरऑल सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 4/3। जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो आएगा 4/3। अदरवाइज़ आप चाहें तो किसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपसे रिक्वायर्ड रेशियो पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या आएगा, 4/3। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन जो था वो एन टर्म से रिलेटेड था, जिसमें आपको एन टर्म का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो गिवन है और उसके बाद आपसे रिक्वायर्ड रेशियो मतलब टर्म्स का रेशियो पूछा जा रहा है। तो इसमें हमने करस्पॉन्डिंग एन के टर्म्स में हमें वैल्यू अगर पता है तो जो अपना रिक्वायर्ड रेशियो है उसको भी हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मेट में लिख देंगे, ठीक है। और इससे आपका ये जो आंसर है वो 4/3 आ जाएगा। क्लियर। तो देखो अगला सेक्शन जो स्टूडेंट अपना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी।
तो हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक क्वेश्चन जो एन टर्म पे बेस्ड था और दूसरा सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड था। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में जो पहली प्रॉपर्टी है वो सम से ही आई है आपकी। सम से मतलब कि जो हम लोगों ने पढ़ा है कि द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो उसको लिखिए कि इन, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखवा देते हैं, इन एन ए पी जो a1 प्लस an की जो वैल्यू है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू a2 प्लस a ऑफ n-1 एंड दिस इज़ a3 प्लस a ऑफ n-2। ये सब आपस में इक्वल हैं। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इनका जो सब्सक्रिप्ट का सम है वो आपका है n+1, ये भी n+1 n+1, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो AP है उसमें आप किसी भी टर्म्स को इस तरह से लिख सकते हैं। an को अगर आपको लिखना है तो a ऑफ n प्लस k प्लस a ऑफ n-k होल डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n जो है वो 1 नहीं हो सकता और n-k की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है ध्यान देना, जैसे कि AP, अगर हम AP के बारे में बात करें तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना, इस तरह का है। इस तरह से हम लोग a प्लस n-1 टाइम्स d लिखें। तो अगर इस टर्म की बात करोगे तो आप इन दोनों का एवरेज ले सकते हैं, या इधर एक टर्म गए तो आप ये जो 4 टर्म है आपका 5वां टर्म, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आप AP में लिख सकते हैं कि इन AP एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म एवरी टर्म इज़ रिटन 1/2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, जैसे हमने यहाँ लिखा था ना, उसी तरह से आप कह सकते हो कि किसी भी AP में इस तरह से है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इसको हम और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जैसे A3 है, ठीक है ना, तो A3 को आप लिख सकते हैं A2 प्लस A4 होल डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। उसी तरह से आप A3 को लिख सकते हैं, अगर आपका मन यहाँ पे A1 लिखने का है तो दिस इज़ A5/2, इस तरह से। तो ये एक AP की प्रॉपर्टीज़ होती है। जहाँ तक इसका प्रूफ का सवाल है, आप सिंपली इनकी वैल्यू रखिए और वो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो देखिए कैसे, तो आप क्या करिए, जैसे a ऑफ, हम लोगों को ये पता है कि a ऑफ n की जो वैल्यू है, a ऑफ n दिस इज़ a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a ऑफ n प्लस k क्या होगा, तो a प्लस n प्लस k -1 टाइम्स d, और a ऑफ n-k अगर इसकी बात करें तो ये a प्लस n-k -1 टाइम्स d हो जाएगा। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, a ऑफ n प्लस k प्लस a ऑफ n-k विच इज़ 2a प्लस, ये ध्यान से देखो तो k टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1 टाइम्स 2d, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो a ऑफ n प्लस k प्लस a ऑफ n-k होल डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ a प्लस n-1 टाइम्स d। जैसे हमने n टर्म को लिखा, यही हम आपको बता रहे थे कि आप A3 को अगर लिखना हो तो A2 प्लस A4/2 लिख सकते हैं, और A3 को लिखना हो तो आप A1 प्लस A5/2 भी लिख सकते हो। तो जो इक्वी डिस्टेंट पे टर्म है उनका जो एवरेज है वो आपका जो मिडिल टर्म, जो उसके बीच में टर्म आएगा वो आ जाता है। तो ये फैसिलिटी हमें A1 के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि A1 के लेफ़्ट साइड में कोई टर्म है नहीं, और मान लीजिए A1 से AN है तो आपका AN के लिए भी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो कॉर्नर वाला टर्म है। लेकिन हाँ, आगे आपके टर्म्स आ सकते हैं, मतलब a ऑफ n+1, a ऑफ n+2, इस तरह के टर्म आपको दिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि आप AP में कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो उसको कैसे लिखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी जो इम्पॉर्टेंट होती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका कि लिखिए, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन AP, अगर इसको मैथमेटिकली आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ़ A1, A2, A3 अप टू AN
आर इन ए पी, देन आप कोई भी कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, a1 प्लस के, a2 प्लस के, a3 प्लस के, इस तरह से आपका a ऑफ n प्लस के आर इन ए पी। तो अगर k पॉजिटिव है तो एडिशन, k अगर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन, एंड k टाइम्स a1, k टाइम्स a2, k टाइम्स a3, ये भी जो आपका सीक्वेंस है k टाइम्स an आर ऑल्सो इन ए पी। ठीक है, तो ये भी आपका ए पी फॉर्म करेगा। वो कैसे? तो देखिए, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं तो a2 माइनस a1 आएगा, इसका भी डिफरेंस लोगे तो a3 माइनस a2, और ये सब d के इक्वल हैं। तो इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका d है। उसी तरह से इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो उसमें k टाइम्स d, k टाइम्स d, k टाइम्स d, तो k टाइम्स d इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट नंबर, इसलिए ये अनदर AP फॉर्म कर रहा है, तो इसको भी हम एक नया AP कहेंगे। लेकिन अगर सीक्वेंस पूछा जाए कि AP है, GP है, HP है, उसमें से क्या है, तो आप क्या कहोगे? AP सीक्वेंस है। क्लियर? तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर 3। फोर्थ होता है इसमें कि अगर रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ टर्म, अगर आपको टर्म सेलेक्ट करने हैं, ऑफ टर्म सेलेक्ट करने हैं, तो उसमें क्या करना है आपको कि ये ध्यान रखना है कि जैसे आपको 3 टर्म्स AP में, जैसे हमने ये आपको बताया है कि आप लेफ़्ट टू राइट जब अगर जाते हो तो आप D का सब एडिशन करते हो, जैसे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो D सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको 3 टर्म्स लिखना है, ठीक है ना, अगर आपको 3 टर्म्स एज्यूम करना है, तो इसमें क्या होता है कि सम आपका कैंसिल आउट हो, जैसे D कैंसिल आउट हो जाए तो उसके लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, A लिखा सेंटर पे, A प्लस D, A माइनस D। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको 3 टर्म्स एज्यूम करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपसे पूछ लिया गया कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो ये ध्यान रखना कि जब हम A माइनस डी, A प्लस D लिखते हैं तो यहाँ पे अपना फर्स्ट टर्म A नहीं है, फर्स्ट टर्म है A माइनस D। ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे स्टूडेंट बाई मिस्टेक A को काउंट कर लेते हैं जबकि A आपका सेकेंड टर्म है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको 4 टर्म्स लिखना है, तो 4 टर्म्स में क्या होगा, जैसे 3 टर्म्स में क्या किया, एक राइट साइड, एक लेफ़्ट साइड, एक सेंटर में। 4 में क्या होगा, 2 राइट 2 लेफ़्ट। तो अगर एक हमने 2 ये लिख दिए A प्लस D, क्लियर, तो अब इनका डिफरेंस जो है वो 2D का है, तो अगला हो जाएगा A प्लस 3D, और इधर लिखेंगे A माइनस 3D। तो ये 4 टर्म्स एज्यूम करने का एक तरीका होता है। उसी तरह से अगर आपको 5 टर्म्स एज्यूम करने हैं, वैसे बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं इसके, मोस्टली 3 टर्म्स से ही रिलेटेड आते हैं। तो A लिखा, A प्लस D, इधर A प्लस 2D है ना, A माइनस 2D, A माइनस D, और यहाँ हो जाएगा A माइनस 2D। इसमें ध्यान रखना है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस जो पहला टर्म है इसमें आपका D है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D है और यहाँ पे अगेन D है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर जाओगे तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या है कि बी अलर्ट, जो आपका सम का फॉर्मूला है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मिक्स मत करिए। ये जो आप जैसे 3 टर्म एज्यूम करना है, देखो ये जो हमने लिखा है इसमें भी 2 वेरिएबल हैं A और D। आप 3 टर्म एज्यूम करना है तो आप कह सकते हो कि सर हम A प्लस D, A प्लस 2D एज्यूम कर सकते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, बस एक ही एडवांटेज है कि जब आपका सम किया जाएगा है ना इनका, तो इसमें क्या होगा, D का कैंसिलेशन हो जाएगा और सिर्फ आएगा A। तो कैलकुलेशन ईजी हो जाए, आसान हो जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस तरह का टर्म मानते हैं, और कोई एडवांटेज नहीं होता है इस तरह के टर्म्स मानने से, है ना। जो आपका वर्क A प्लस D, A प्लस 2D करेगा, वही वर्क आपका A माइनस D, A और A प्लस D भी कर देगा। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जैसे हम इनका सम करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजियर वे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ इसमें होती है कि जैसे ये हमने मान लिया, अब अगला होता है कि अगर आपको 3 टर्म्स के बारे में बात करना है तो एक अगला नंबर लिखिए जिसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 1-2 जगह आया भी था क्वेश्चन।
AP GP HP से रिलेटेड। तो अगला इसमें पार्ट होता है कि अगर हम पांचवी प्रॉपर्टी की अगर 3 नंबर्स के बारे में बात करें, इफ़ A, B, C आर इन AP, तो दिस इम्प्लाइज B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2B इक्वल टू A प्लस C, और B की वैल्यू आ जाएगी A प्लस C अपॉन। तो ये रहा पांचवी प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि अगर 2 AP दिए जाते हैं, है ना, 2 APs, अगर 2 AP आपके पास पता है तो वो लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अगर 2 AP दिए जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे JEE एडवांस 2018 एंड 19th में भी क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2 APs। 2019 में क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 3 APs, है ना, उसमें A और D पता करना था और A प्लस D का सम पूछा हुआ है। तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इस वजह से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पहला ये है कि अगर मान लीजिए आपके 2 APs हैं, AP1 और AP2, है ना, इसको आपने लिखा है A1, A2, A3 अप टू AN, और जो दूसरा टर्म है वो है B1, B2, B3 से लेकर BN, ठीक है। तो अगर इनको आप टर्म बाय टर्म ऐड करोगे देन करस्पॉन्डिंग टर्म की बात करें, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, AN प्लस BN, ठीक है ना, R इन AP, अगर इनको टर्म बाय टर्म ऐड कर दें या टर्म बाय टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें, A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, इस तरह से आप AN माइनस BN भी लिख सकते हैं, R ऑल्सो इन AP, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स 2 APs के अगर आपस में ऐड किए जाएं या सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो वो भी आपका एक नया AP फॉर्म करता है। याद रखिएगा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो AP का रूल फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न यहाँ पे नहीं है, है ना। JEE 2007-8 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इस तरह की प्रॉपर्टी क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करती हैं, तो नहीं, मतलब हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में बात करेंगे तो वो GP फॉलो करता है, वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो नॉर्मल कैलकुलेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, और जब हम GP पढ़ते हैं तो वहाँ कॉमन रेशियो आता है, जब हम टर्म्स का रेशियो लेते हैं तो वो आपका जो पार्ट है वो मतलब वो GP के लिए है, जैसे यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए किया। लेकिन ये ईजियर पार्ट होता है। इसमें जो टिपिकल सेक्शन है वो ये है कि 2 अलग अलग AP अगर दी जाती हैं और उनके नंबर ऑफ जो कॉमन टर्म्स हैं उनमें अगर उनको सर्च करना हो तो क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग एक पॉइंट लिखो, जैसे आप पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं लिखवा दूंगा उसके पॉइंट, है ना। 2 साइमल्टेनियस AP, जैसे 2 AP अगर साथ में हैं तो एक तो ये था आपका, दूसरा है कि जैसे नंबर ऑफ कॉमन टर्म सर्च करना है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया है या पहले उसको ऐसे लिखा जाए, जैसे मान लीजिए AP1 ये AP2, इसके सीक्वेंस हैं, इस तरह से टर्म्स लिखे हुए हैं, और दूसरा इसका भी टर्म्स लिखा हुआ है और इसमें कुछ टर्म कॉमन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C दिखा तो यहाँ भी C दिख रहा है ना, यहाँ पे E दिखा तो यहाँ भी E दिख रहा है, फिर अगला कॉमन टर्म F, यहाँ पे भी F। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं वो कितने कॉमन आएंगे उनके लिए एक तरीका होता है निकालने का। आप क्या करिए, पेशेंस से जो पहला टर्म है उसको कॉमन कौन सा है उसको आप लिखिए, और दूसरा क्या करिए कि जो कॉमन डिफरेंस है, अगर मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस इस AP का जो है कॉमन डिफरेंस इस AP का अगर D1 है और दूसरे AP का कॉमन डिफरेंस D2 है, तो जो अपना AP जो कॉमन टर्म्स वाला आएगा, जैसे अगर हम इस AP की बात करें जिसमें आपके टर्म्स हैं C हैं, E हैं, F हैं, तो ये ऑल्सो इन AP, और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे कॉमन डिफरेंस वो आपका आएगा
LCM ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ D1 D2। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अगर मान लीजिए 3 AP आ जाए, जैसे कि 2019 के क्वेश्चन में आया था, तो उस समय क्या करना होता है कि जब आपको कॉमन सर्च करना है तो आप फर्स्ट सेकंड को एक साथ सॉल्व कर लीजिए और सेकंड थर्ड को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। फिर जो आप आंसर लाए हैं, जैसे 1 2 का कॉम्बिनेशन और 2 3 का कॉम्बिनेशन, फिर उसमें कॉमन सर्च करिए। देखिए 1 2 3 को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, या 1 2 को अलग, 2 3 को अलग, या 1 2 3 को अलग, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें, जो कॉमन टर्म्स हैं वो तीनों में रहेंगे और वो कभी भी डिसअपीयर नहीं होंगे। इस वजह से अगर 3 AP 4 AP 5 AP करके क्वेश्चन आता है तो आप करिए 2-2 की ग्रुपिंग पहले कर लीजिए, क्योंकि कॉमन टर्म्स पूछा गया है, मतलब वो टर्म्स जो दोनों AP में पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, आपको उनका कैलकुलेशन करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड को पहले डील किए और सेकंड थर्ड को फिर। तो इसका जो लॉजिक है वो यही है कि आप चाहें तो लिखिए इफ़ देयर आर कॉमन टर्म्स, लिखिए इसको, इफ़ देयर आर कॉमन टर्म्स इन 2 APs, है ना, हम 2 के लिए लिखवा देते हैं, 3 के लिए भी होल्ड करेगा, 4 के भी होल्ड कर जाएगा। देन कॉमन टर्म्स आर also in AP with common difference equal to LCM of D1 and D2, where D1 and D2 are common differences of 2 APs। आपके जो 2 AP हैं उनके जो कॉमन डिफरेंसेस हैं D1 D2, आप उनका क्या करिए, LCM ले लीजिए। LCM क्यों, सवाल ये उठता है कि क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो LCM इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले AP का कॉमन डिफरेंस है 4, दूसरे AP का कॉमन डिफरेंस है 6, तो 12 कॉमन डिफरेंस के बाद हमें कॉमन टर्म्स मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन करते हैं, भले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इस पर मैं क्वेश्चंस एक करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ 2 APs, और यहाँ पे 2 APs आपको दी हुई हैं। पहला है, मान लीजिए हम पहला कॉमन टर्म्स मैन्युअली ही लिख देते हैं, जैसे 5 है दोनों का कॉमन टर्म, इधर भी कुछ लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला टर्म हमने सेम ही कर दिया 5, और यहाँ का कॉमन डिफरेंस हम लिख रहे हैं 4, तो 5 + 4 हो जाएगा 9, + 4 13, 17, 21, और ये सपोज़ 50 टर्म्स तक है ना, अप टू 50 टर्म या अप टू 100 टर्म, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस सपोज 6 है, तो ये हो जाएगा 5 और 6 11, + 6 17, और उसके बाद 6 ऐड करोगे तो 23, इस तरह से अप टू 80 टर्म। इस तरह से आप एक क्वेश्चन लिखो। इसमें हम हर तरह के डिस्कशन कर देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और जेई में क्या पूछा गया है अभी तक या क्या पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से रिलेटेड है। इसमें जो एलसीएम का फैक्टर है उसको पहले कंफर्म करते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं, एलसीएम क्यों। तो देखो, जैसे अभी हमने जो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कॉमन टर्म क्या है 5, और उसका अगला कॉमन टर्म आ रहा है 17। अगर हम कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करें तो इसका कॉमन डिफरेंस है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस है 6। तो अगर हम एलसीएम की जगह मल्टीप्लाई किए होते तो 4 6 या 24 होता, तो उस समय हमें नेक्स्ट कॉमन टर्म मिलता 29। जैसे अगर उसको लिखना हो तो ये 25 और उसके बाद आता 29, ठीक है ना, आगे सीरीज़ कंटिन्यू है और यहाँ भी 29। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके लिखते तो फिर ये लिखे होते और इसके बाद ये लिखते, तो उसमें क्या होता है कि अपना 17 जो
टर्म है जो दोनों में प्रेजेंट है, ये क्या हो जाता है, मिस हो जाता, मतलब हम उसको स्किप कर देते। तो जैसे पहले कॉमन टर्म्स जो आ रहे हैं एक्चुअली 50 आ रहे हैं, तो हम उससे कम काउंट करते। तो ये एलसीएम इसलिए क्योंकि जो आपका डिफरेंस है दोनों का D1 D2, अगर इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर लें तो वो टर्म ऑलरेडी दोनों सीरीज़ में प्रेजेंट रहेगा या दोनों सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेगा। जैसे अगर इसका 4 है नंबर यहाँ कॉमन डिफरेंस और दूसरे का 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 12। तो आप क्या करिए 5 + 12 कर दीजिए, आपको अगला कॉमन टर्म मिल जाएगा। फिर उसमें +12 और ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट कॉमन टर्म आ जाएगा। ठीक है ना। तो कॉमन टर्म्स का जो वो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन टर्म्स हैं वो भी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो तो हम लोगों ने निकाल ही लिया। अब जहाँ तक सवाल ये उठता है कि इसको करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप दोनों के लास्ट टर्म निकाल लीजिए, है ना। तो अगर पहले एपी का लास्ट टर्म की बात करें तो A100, तो ये हो जाएगा A1 + 99 टाइम्स D1। तो A1 है 4, 99 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये 4 कॉमन लेंगे, तो ये 1 + 99 मतलब 100। तो एक प्रकार से ध्यान से देखो, जैसे A + n - 1 × D, तो A आपका कितना है, यहाँ पे आपने 5 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5, है ना। 99 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस AP का कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 9, कितना होगा देखो, तो ये हो जाएगा आपका 36, और फिर 36 + 3 396 + 5 401। क्लियर। और दूसरे एपी का अगर कॉमन लास्ट टर्म निकालें तो इसमें 80th टर्म तक लिखे हैं, अप टू 80 टर्म्स। ठीक है, अप टू 80 टर्म्स, तो इसको लिखेंगे B + 79 टाइम्स D, है ना। D2 लिख देते हैं इसको, और यहाँ आप चाहें तो A2 लिख दीजिए। तो अब A2 कितना है, तो अगेन 5, 79 टाइम्स 6, तो 6 9 जा 54, और 6 7 जा 42 + 5 47, है ना। 6 9 जा 54, और 6 7 जा 42, और 42 + 5 47 + 5, तो ये आ जाएगा आपका 479। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लास्ट कॉमन टर्म है वो कहाँ तक जा सकता है। तो वो आप कह सकते हो कि सर या तो वो 401 तक जाएगा या उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 402 के बाद अगर हम टर्म्स काउंट करेंगे तो वो अपने सेकेंड एपी में तो प्रेजेंट दिखेंगे, लेकिन पहले एपी से वो मिसिंग हैं। कॉमन टर्म्स का मतलब होता है जो एपी के दोनों एपी में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जो लास्ट कॉमन टर्म है वो आपका या तो आपका 401 या 401 से कम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिखेंगे। हेंस अगर कॉमन टर्म्स की बात करते हैं, कॉमन टर्म्स, तो वो भी एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, जैसे 5 फिर 17 फिर 29, है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका an है, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू, क्या लिखा बोला था हमने, 401, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो कॉमन टर्म है उसका जो लास्ट कॉमन टर्म है वो या तो 401 होगा या 401 से लेस होगा। मतलब आपको कॉमन ढूंढना है दोनों में। तो इसका आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, A + n - 1 × D, है ना, लेस देन और इक्वल टू 401, और n की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉमन टर्म्स निकालना है। तो A आपका कितना है 5, और n हमें निकालना ही है, और D क्या बताया था, इन दोनों का LCM, तो D इज़ 12। तो ये लिखेंगे आप 12 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 401। तो यहाँ से आएगा आपका 12 टाइम्स n - 1, दिस इज़ 5, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 396, तो ये हो जाएगा n - 1 लेस देन और इक्वल टू 396 होल डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म। 4 से जब कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 99, है ना। 4 9 जा 36 अपॉन ये हो जाएगा 3, तो ये 33। तो आप कह सकते हो कि n इज़ लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ये 33 है कुल मिला के, तो n इज़ लेस देन और इक्वल टू 34। तो हेंस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉमन टर्म्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 34।
अगर मान लीजिए 34.5 लिखा होता है यहाँ पे हम लोगों ने, है ना, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, इसको ले जाएंगे इधर तो 396, ये आपका 12, ये 12 कहाँ से आया है, क्योंकि हमने ये बताया आपको कि जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो भी एक एपी फॉर्म करते हैं, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका फर्स्ट और सेकंड एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसका एलसीएम होता है। अगर ये तीन एपीज़ रहती तो D1, D2, D3 का जो एलसीएम होता ना उसको यहाँ लिखते, ठीक है। और पहला टर्म आपको मैन्युअली ही लिखना पड़ता है, मतलब आपको सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 4-5 टर्म पहले के लिखने होंगे, दूसरे के लिखने होंगे, या अगर देखिए क्वेश्चन दिया है तो ज़रूर कॉमन टर्म्स आ रहे हैं तो आपको पेशेंस से पहला टर्म सर्च करना होगा, क्योंकि ये ईजीएस्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें आपको ए के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कॉमन डिफरेंस का तो रिजल्ट है ही, एलसीएम निकाल ही लेंगे। तो ये इधर गया तो 396, और 396 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 जा 36, और फिर आपका आएगा 636 प्लस यहाँ पे 33, ये बेसिकली ऐसे लिख रहे हैं n-1 लेस देन और इक्वल टू 33, तो n इज़ लेस देन और इक्वल टू 34। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ़ कॉमन टर्म्स आए हैं वो आए हैं 34। तो नंबर ऑफ़ कॉमन टर्म्स ये आ जाएंगे आपके 34, इसको ध्यान रखिएगा। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है कि जो यहाँ बाइलकली जो 401 है, जो कि फर्स्ट एपी का लास्ट टर्म था, वहीं अपने कॉमन टर्म्स का लास्ट टर्म है। इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो कॉमन आए हैं उनका सम निकाल दीजिए, सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स। आप चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स। तो ये आ जाएगा S34। अगर आपको निकालना है तो फार्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख देते हैं। तो 34/2, 2a पहला कॉमन टर्म है आपका 5, और n-1 34-1 टाइम्स d मतलब कितना 12। या आप ऐसे कर सकते हो कि 34/2 फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 401, ये तो आपको पता ही है। तो ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 406, ठीक है ना, इसका जो भी आंसर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट कॉमन टर्म कौन सा है, तो जैसे कि हमने बताया 401 है, तो इसमें लकली आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 401 से जो लेस आए वो आंसर आ जाए आपका, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कैसे किया हमने, एक बार फिर से उसको रिकॉल करें। तो पहला कॉमन टर्म आपको सर्च करना है, जो कॉमन डिफरेंस कॉमन टर्म का है वो एलसीएम ऑफ D1 D2 है, जहाँ पे D1 D2 आपके जो दो एपी हैं उनका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और फिर आपको एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है n टर्म के लिए। यहाँ से n की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। सवाल ये उठता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसलिए क्योंकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉमन टर्म्स निकालना चाहते हो, क्लियर। तो वही हमने यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू निकाला 34, मतलब देयर आर 34 कॉमन टर्म्स इन 2 एपीज़। और अगर उनका सम पूछ ले तो आप सम का एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, करस्पॉन्डिंगली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखते हुए आपको सम मिल जाएगा, है ना। आपको 7th कॉमन टर्म, 8 कॉमन टर्म, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो करस्पॉन्डिंगली सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। हाँ, अगर बाई चांस 3 एपीज आ जाते हैं, अगर 4 आते हैं तो दो के 2 एपी का कॉमन ग्रुपिंग कर देना, फिर दोनों में जो कॉमन है फिर उनको एक नए क्वेश्चन की तरह डील करना। इसमें जो भी आपको एफर्ट लगेगा वो आपको पहला जो कॉमन टर्म है जो सब में प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए लगेगा। अगर आप 4 आए हैं तो दो के कम्बिनेशन बना के करोगे तो जो टाइम एफर्ट है वो हाफ हो जाएगा आपका, ने आधे। पहले जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर रहे थे वो 30 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि उससे आपको कॉमन डिफरेंस का जो रूल है वो श्योर शॉर्ट है कि आपको एलसीएम ही लेना है। आपके सामने 2 एपी हों, 3 एपी हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहला कॉमन टर्म है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये रहा आपका कॉमन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन और अर्थमेटिक मीन के बारे में आपको बताएंगे।
अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको, और अगली वीक से हम आपके कुछ लाइव डाउट क्लासेस दूर करेंगे, तो उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन जाए, उसके लिए हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच।